हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनु रानी। और आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट साइट्स को ना। हम ऑलरेडी पीटी 365 को कवर करेंगे और ये भी हम करें आर्ट एंड कल्चर की पीटी 365 को। इसमें से हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो कर लिया है। 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये क्लास नंबर 6 है। इसमें हम करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वो जो न्यूज़ में आई हुई है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम जो फेमस पर्सनैलिटीज़ वगैरह उन पे मूव फॉरवर्ड कर देंगे। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो देखिए लगभग 100 साल हो चुकी हैं जब से जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पर हड़प्पा जैसी कोई सभ्यता भी एग्जिस्ट करती थी। व्हाट वाज द दैट डे? तो उस दिन की बात करें तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, 20th ऑफ सितंबर 1924। क्या आपको डेट याद रखनी है? नो, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। क्या आपको जॉन मार्शल को याद रखना है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन मार्शल से पहले एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि देखो, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई थी, ये होती थी 1861 में। एंड इट वॉज डन बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया था कि जो पाली लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, उसको समझ के ये बताया था कि देखो ये है ना, जो एग्जिस्टेंस था मौर्यन एम्पायर के अंदर अशोका का, वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। इवन द मॉडर्न डे अफगानिस्तान तक हमें उनके पिलर वगैरह दिखाई देते थे। सो ये जो चीज़ें थी वो ढूंढ रहे थे। उनको हड़प्पा से रेलिवेंट भी सील्स मिली थी, बट उनको लगा कि ये जो है ये भी एक्चुअली में किससे रेलिवेंट है, ये भी यहाँ पर हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर से ही रेलिवेंट है। एंड दस उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ज़्यादा उस पर काम नहीं किया। उसके बाद जब जॉन मार्शल यहाँ पर आते हैं तो जॉन मार्शल इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा गहराई से देखते हैं, समझते हैं। एंड आफ्टर दैट वो बताते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक अलग से ही कोई सिविलाइजेशन रह चुकी है। एंड उसके ऊपर और रिसर्च होती है। और आज तो खैर हम जानते ही हैं कि कितनी बड़ी सिविलाइजेशन की हम बात करें। इवन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड मोस्ट अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, तो वन ऑफ मोस्ट अर्लीस्ट। तो अभी तो ये भी हो रहा है कि और जितनी रिसर्च होती जा रही है उससे समझ में आ रहा है। पहले हमें लग रहा था कि ये 2500 BCE से लेकर समथिंग अराउंड 1200-1300 BCE जो है तब तक की है। बट अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम और इसमें एक्सकवेशन करें कि ये तो 10,000 BCE से भी और पहले की जा रही है। सो कहीं ना कहीं ये मेसोपोटामियम, इजिप्ट सभ्यता जो है उनसे भी पीछे रिसर्च जो है आजकल की नई, वो इसको रख पा रही है। सो देखो, इसके पीछे का भी रीज़न है। अभी तक हमने केवल और केवल 1% ऐसे साइट्स है जिनको एक्सकवेट किया है। तो अभी तक 99% जो ये हिस्ट्री है अबाउट द सिविलाइजेशन, वो एक्चुअली में ज़मीन के नीचे गड़ी हुई है। और क्योंकि लोग उस पर रहते हैं, सो अब हम उसको हटा भी नहीं सकते हैं, राइट। तो धीरे धीरे काम चल रहा है, और धीरे धीरे काम चल रहा, तो वैसे वैसे नई जो लाइट है वो एक्चुअली इस पे गिर रही है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान देते हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो पहली बार डिस्कवर जब हड़प्पा एज अ सिटी को किया गया था, वो आज के समय के पाकिस्तान में है। 1921 में हम इसके बारे में पता चलता है। एंड ये कौन करते हैं? ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। अब इन्होंने ये हड़प्पा नाम की जो साइट थी उसको सर्च तो कर लिया था, बट 1924 तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये एक्चुअली में किससे रेलिवेंट है। इज इट रेलिवेंट ऑफ अशोका या किसी गुप्ता एम्पायर से रेलिवेंट है, कौन सा है? तब जाके हमें कहीं ना कहीं 3 साल के बाद ये समझ में आता है कि नहीं, ये तो एक्चुअली के अंदर में कुछ अलग ही है, कोई और ही प्राचीन है जो आज तक हम जानते हैं, जिसके हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज है, ये उससे रेलिवेंट नहीं है। नाउ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। वाई? क्योंकि इस समय तक ब्रोंज जो था वो काफ़ी डोमिनेट कर चुका था, काफ़ी ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता था। बट आयरन हमें एज अ धातु यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। लोकेशन की बात करें तो देखिए, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर 2000 से ज़्यादा साइट्स हैं जो लोकेट करती है, जो हमें पता भी चल चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द साइट्स आर फाउंड लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड सरस्वती रिवर बेसिन। तो इंडस यानी कि सिंधु जो नदी की हम बात कर रहे हैं, और जब बता रही हूँ मैं आपको सरस्वती एज अ रिवर, तो सरस्वती एज अ रिवर अभी हमें देखने को नहीं मिलती है। देखिए, अभी कुंभ का मेला भी चल रहा था, वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। लेकिन कुंभ के जो हो रहा था वो कहाँ हो गया था? वैसे तो 4-5 शहरों में हो रहा था, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया वॉज प्रयागराज। अब ये जो प्रयागराज था, इसके अंदर भी क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस होता है। किन किन का? तो हम देखते हैं यमुना का, गंगा का, और मिथिकली ऐसा माना जाता है कि सरस्वती जो थी वो भी यहीं पर आकर मिलती थी। अब देखो, ये जो सरस्वती रिवर है ना, इसके बारे में एक्चुअली में हमें वेदास में भी लिखा हुआ मिलता है। बट जब हम आर्कियोलॉजिकल लेवल पर या भी
प्रैक्टिकल लेवल पे सामने जाके ढूंढेंगे तो वो हमें उसकी एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देती है। सो माना जाता है कि पहले ऐसी रिवर होती थी बट नाउ वो विलुप्त हो चुकी है। तो खैर द पॉइंट इज कि ये जो रिवर थी ना, इनके साथ में दोनों के ही बीच के अंदर हम जिसको देख पाएंगे तो यूपी हम देखेंगे और इधर अफगानिस्तान से, तो इनके जो ये बीच का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था फॉर द हड़प्पन्स। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए अभी 6000 BCE से 1300 BCE के ऊपर हम इसको लेकर आ गए हैं। अर्ली हड़प्पन, अब देखो हड़प्पा को भी ना 3 पार्ट्स में बांटा गया। कुछ अर्ली हड़प्पन थे जो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं हुए थे, यानी कि सिविलाइजेशन के रूप में नहीं आए थे, सिटीज़ वगैरह उतनी नहीं बनी थी। फिर हम देख पाएंगे मेच्योर हड़प्पन को जो कि 2600 से 1900 में आता है, और ये अर्बन फेज सिविलाइजेशन का यहाँ पर आता है। तो इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हम गुप्ता पीरियड में जाकर सेकेंड अर्बनाइजेशन को देखेंगे। ऐसे करते करते हिस्ट्री में आप डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट अर्बनाइजेशन के फेजेस को पढ़ते रहेंगे। और उसके बाद हमारा आता है द डिसेंडेंट फेज। तो ये 1900 BCE से 1300 BCE के बीच में है और इसको लेट हड़प्पन भी बोलते हैं। इस समय पे ये कहीं ना कहीं जो अर्बनाइजेशन थी वो कम होने लगी थी और हड़प्पन जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए थे। बिकॉज वी ऑल्सो नो कि 1000 BCE में क्या आ गया था, ऋग्वेदा आ गया था। अब हमारे पास हड़प्पन के एकदम से ख़त्म होने के पहले लग रहा था कि एकदम से ख़त्म हो गया, कोई कारण नहीं था, बाढ़ वगैरह को और बहुत सारे रीजन्स को आर्यन थ्योरी जो थी वो दी जा रही थी। बट नाउ अब हमें समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो ख़त्म नहीं हुए थे। हाँ ठीक बात है कि उनका डिक्लाइन हुआ था, वो इतनी सुपीरियर सिविलाइजेशन से एकदम से कहीं ना कहीं वैदिक फेज में इधर उधर चली गई। लेकिन आर्यंस वाली जो थ्योरी है वो ऑलरेडी अभी पहले डिबेटेड चल रही थी और अब वो नकारी जा चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मिडल यूरोप से कुछ लोग आते हैं और फिर वो हड़प्पन्स को मारते हैं और फिर यहाँ पर आराम से अपने आप को बसाते हैं और वही वेद एंड ऋग्वेदास को लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं हैं। की फीचर्स की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो सबसे पहला देखते हैं टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को। तो टाउन प्लानिंग की बात करें तो देखिए ग्रिड पैटर्न पे बना होता था, रेक्टेंगुलर ग्रीन पैटर्न्स और रोड राइट एंगल पे इस तरीके से था कि यहाँ पर घर बने हुए हैं, यहाँ पर हर एक रोड चलता था। ऐसा नहीं है जो मॉडर्न डे आप कई सिटीज़ में अभी देखेंगे कि बिल्कुल गलियों को छोटा छोटा कर दिया गया, नहीं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ था। चंडीगढ़ यूजुअली माना जाता है कि आज के समय का जो चंडीगढ़ है वो काफ़ी इसी तरीके से बना हुआ देखने को मिलता है। फिर यूज़ ऑफ ब्रड ब्रिक्स जॉइंट विद जिप्सन मॉर्टर, कंटेम्प्रेरी इजिप्ट ड्राइड ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इजिप्ट के साथ में इनके ट्रेड भी हमें देखने को मिलते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो कि हर घर को स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट करता था। तो आज के समय पे जो हम ये यूज़ करते हैं वो पहले ही हो रहा था। आर्किटेक्चर की बात करें तो लार्ज सिटाडल थे। सिटाडल का क्या मतलब है अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्यों एक ऐसा पार्ट था जो कि थोड़ा ऊंचे पे बनाया जाता था, उसमें काफ़ी सारे घर होते थे, ग्रीनरीज वगैरह होती थी, ग्रेट बाथ होता था, और कुछ ऐसा एरिया था जो थोड़ा नीचाई पे था। तो जो ऊपर वाला था इसको सिटाडल बोला जाता था और जो ये नीचे वाला है ये यूजुअल ग्राउंड पे होता था। तो ये अभी तक समझ नहीं आया, मे बी दिस इज़ फॉर द किंग, मे बी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल है, मे बी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उनके लिए सिटाडल था। अब तक हमें पता क्यों नहीं है, बिकॉज देखो ये पार्ट जो है ना ये प्रोटो हिस्ट्री में आ रहा है। वी हैव एविडेंस, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं। हड़प्पन सील की जब मैं बता रही थी आप लोगों को तो बता रही थी कि हड़प्पा की जो लिपि है उसमें एक्चुअली में 645 से ज़्यादा साइंस को हम क्या कर चुके हैं, पहचान चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम सिर्फ इनको पहचानते हैं या देखते हैं, हम इनको समझ नहीं पाते हैं। सो हमें नहीं पता है कि उनके ऊपर लिखा क्या गया है। बट अभी हमें ये ज़रूर पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेज थे कि यहाँ पर क्या होता था, ग्रीनरीज होती थी, ग्रेट बात है मोहनजोदारो में देखने को मिलेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी। ऐसा नहीं था कि एक ही जो है मंजिला घर बने हुए हैं, नहीं, मल्टी स्टोर है, कोई 2 मंजिल पे बना हुआ है, कोई 3 मंजिल पे बना हुआ है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिला है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वुडन प्लग शेर का इस्तेमाल होता था, यानी कि जो खेत जोतने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमें एक्चुअली में कालीबंगन से भी मिलता है। मेन क्रॉप्स की बात करें तो वीट, राइस, मिलेट, बार्ली, लेंटिन, चिकपीस, इसमें जो यूजुअली आज के समय पे भी इस रीजन के अंदर उगाई जाती हैं। डोमेस्टिकेशन की बात करें तो देखिए ऑक्सन, बफेलो, गोट, शिप, पिग्स, डॉग्स, कैट, एशेज, ये सब कुछ ऐसे थे जिनको डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू ऑलरेडी बना लिया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि अर्लीस्ट जो कॉटन है वर्ल्ड का वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो ग्रीक्स इसको
सिंडोन भी बोलते थे। तो ग्रीक क्या करते थे, इसलिए यहाँ पर आकर ग्रीक सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक्चुअली में ट्रेड करते थे। तो थ्रू द रोड आते थे, ऐसा नहीं था कि मेडिटेरियन से या आज के तरीके से जैसे ट्रेड होते हैं कि हम लोग इधर से आ रहे हैं या फिर नीचे से आ रहे हैं, जैसे ही रेड सी में कुछ दिक्कत हो गई है तो नहीं, वो रोड के थ्रू आते थे और हड़प्पन से ट्रेड करते थे। ये लोग वहाँ से ट्रेड करते थे। रीज़न हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हड़प्पा की जो चीज़ है वो ग्रीक में मिली है और ग्रीक्स की जो चीज़ है वो हड़प्पा की एक्सकवेशन में भी हमें मिल रही है। तो उसमें बर्तन वगैरह, बैरल वगैरह वो सब देखने को मिल रहा है। एलिफेंट एंड डायनासोरस जो थे वो भी इनके द्वारा वेल नोन थे। अब डायनासोरस की हम 3-4 को यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें से जो ग्रेट इंडियन यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी एक लेसर होता है, ग्रेटर डायनासोरस होता है। तो ये जो लेसर और ग्रेटर है ये हम हिमालयाज़ में ज़्यादातर देख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को एंडेमिक वगैरह है, नहीं, बट द पॉइंट इज़ कि ये इनके द्वारा जाना जाता था। क्राफ्ट की बात करें तो स्पिनिंग, बॉट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, पॉटर, विल्स, गोल्ड स्मिथ, बीड मेकिंग, ये सब हमें देखने को मिलता है। मटेरियल यहाँ पर कैरेलियन यानी कि रेड कलर का इस्तेमाल होता था। जेप्सर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सेटेटाइट। सेटेटाइट एक ऐसा पत्थर थे जो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ थे मिलने, तो उनको भी इस्तेमाल करते थे। मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शैल, फेसनियर, टेराकोटा, ये सब ब्रेंट क्ले वगैरह इनको इस्तेमाल किया जाता था फॉर द क्राफ्ट पर्पजेज। सील मेड फ्रॉम सेटेटाइट प्राइमरली यूज फॉर कमर्शियल पर्पज एज एम्यूलेट्स और फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पजेज एज। तो एम्यूलेट्स क्या होता है, एक तरीके से आपने कुछ गले में पहनने का बना दिया है, उसको एक गॉड से रेलिवेंट समथिंग बना दिया है कि देखो भूत प्रेत से ये क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो ऐसा जस्ट तमिलनाडु के एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर रेफरेंस दी गई है कि ये लोग आफ्टर लाइफ में भी मानते थे, या फिर जो ये स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उनके अंदर बिलीव करते थे, या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उनके ऊपर बिलीव करते थे। तो इनको एज अ एम्यूलेट्स को इससे कनेक्ट किया गया है। ऑल्दो इज इट ट्रू और नॉट वो हमें नहीं पता है, हो सकता है कि किसी और पर्पज के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा हो, बट हिस्टोरियंस हैव डिबेट अबाउट इट। आयरन वाज नॉट नॉन टू द पीपल। आर्ट की बात करें तो ब्रोंज कास्टिंग जो लोस्ट वैक्स टेक्निक है उसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता था, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें क्या किया जाता है, आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या किया है कि बाहर से ये स्ट्रक्चर है, आपने अंदर ही अंदर इसमें कोई फॉर्म दे दी है, कुछ भी। अब ये जो फॉर्म है इसके अंदर आपने जो मेटल था उसको पिघलाया, उसको डाल दिया है, और अब बाहर से जब ये 2-4 दिन के लिए आपने छोड़ दिया, आपको लग रहा है कि ये सख्त हो गया होगा और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था उसको हटा दिया जाता है, तो अब हमारे पास में क्या रह गया, केवल और केवल एक मेटल से बना हुआ स्ट्रक्चर रह गया। इसी को बोला जाता है लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो वैक्स जो था उसको हम बाद में हटा देते हैं। या फिर सायर प्रोड्यूसर फॉर ब्रोंज कास्टिंग, एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल आप देख पाएंगे। तो डांसिंग गर्ल जो है कुछ नहीं है, छोटा सा ब्रोंज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिल्ली का जो म्यूज़ियम है आप वहाँ पर जाकर उसको बहुत अच्छे से देख भी पाएंगे कि वो इतना बड़ा साइज़ में है नहीं। तो ब्रोंज का स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो मान लो एक ऐसी गर्ल टाइप बनाई गई है, ठीक है। गर्ल कैसे है, क्योंकि उसके हाथों में हमने चूड़ियाँ देखी। अब ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, हो सकता है कि उस टाइम पे आदमी भी चूड़ियाँ पहनते हो। एनीवे द पॉइंट इज़ कि और भी उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको देख के हमें क्या लग रहा है कि वो गर्ल है। दूसरा पॉइंट यह है कि उसने हाथों को कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमें लग रहा है कि वो डांस कर रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो डांस करी हो, सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पोज दे रही हो कि हाँ ठीक है मेरी पोर्ट्रेट बनाओ, बट हम लोगों को ऐसा लगा कि मे बी शी इज़ डांसिंग, और इसी वजह से हमने उसका नाम डांसिंग गर्ल लिख दिया है। और वो किस चीज़ से बनी हुई है, ब्रॉन्ज से ही वो बनी हुई है। तो स्टैंडिंग इन त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर। स्टोन स्टेटस की बात करें तो बियर्डेड मैन हमें दिखाई देता है, तो ये स्टोन से बना हुआ है, और इसी को हम कई बार क्या बोलते हैं कि ये तो प्रजापति है। ये हमें स्टेटेटाइट से बना हुआ मिला है, मोहनजोदारो के अंदर ये मिला था। एज अ प्रीस्ट भी हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। रेड सैंडस्टोन फिगर की बात करें तो मेल टोर्सो हमें मिलता है, जो कि मेल टोर्सो अगेन क्या है कि टोर्सो यानी कि ऊपर का जो कमर से ऊपर का हिस्सा है वो हमें मिलता है। एक ऐसा हिस्सा जिस पे एक शॉल को ओढ़ा हुआ है, उसके ऊपर डिज़ाइन है शॉल के ऊपर। इसको हम काइंड ऑफ एक राजा की तरह ट्रीट करते थे कि मी उनमें से कोई इसका पार्ट हो सकता है।
फिर कुछ टेराकोटा की फिगर्स भी मिली है जिसमें मदर गॉडेसेस है जो कि ऑन डाइटीज या टॉयज वगैरह एक्सेट्रा इनको भी दिखाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड दोनों होता था। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर किया जाता था। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि इंडस रीजन जो था वो एज अ मेलुआ कहकर बुलाया जाता था। उनके 2 इंटरमीडिएटिंग ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे जिसमें एक था दिलमुन जिसको बहरीन बोलते हैं और एक था मकान जो था मकरान कोस्ट आज के समय का। एक्सपोर्ट की बात करें तो ग्रेन हो गया, ज्वेलरी, पॉटरी, ये सब एक्सपोर्ट करते थे हड़प्पन्स। एंड इंपोर्ट करते थे थिन कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स वगैरह को मंगवाते थे। ये प्रीशियस स्टोन वही होते थे जिसमें कोई ब्लू कलर का छोटे छोटे पत्थर हैं जिसे वो अगेन ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे वो सब। रिलीजन एंड कल्चर की बात करें तो कुछ डेटीज थी जिसमें मेल डेटी पशुपति आते थे जिनको प्रोटो शिवा बोला जाता था। अब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये एक्चुअली में डेटी ही थे। हाँ, हमें सील्स पे दिखाई देता है एक इंसान है जो बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। और एक बार हमें दिखाई दे रहा है कि 2 टाइगर हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमने जस्ट ऐसे अज्यूम कर लिया है कि ऐसा हो सकता है। सो मेल डाइटी पशुपति का हमने उनको नाम दिया है, प्रोटो शिवा भी उसको बोला जाता है। बिकॉज शिव की भी जब हम देखते हैं तो कई बार इसी तरीके से देख पाते हैं कि शिव बैठे हुए और उनके आसपास में वैदिक काल के अंदर क्या था कि बहुत सारे जानवर होते थे पीछे ना, और वो बैठे भी एक्चुअली में ध्यान की मुद्रा में ही है। तो अपने पैरों को पैर पे चढ़ा के इस तरीके से बैठे हुए हैं, पूरी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सो ये स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो माना जाता है कि ये शिव से पहले के हैं। प्रोटो शिवा इनको इसी वजह से नाम भी दिया गया है। नाउ इसके अलावा हमें कुछ और एग्जाम्पल भी मिलते हैं योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे, जैसे फीमेल डेटी मदर गॉडेसेस हमें मिलती है कि ऐसी वो मिला है हमें जिसमें एक जो औरत है वो लेटी हुई है और उनके पेट से पेड़ निकल रहा है। अब इसको हम लोगों ने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया है कि मे बी ये मदर गॉडेसेस को दिखाता है जिससे हर चीज़ की क्या हो रही है, यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है। टेराकोटा की ये फिगरेन थी। इसके अलावा हमें फालूज मिलते हैं। अब ये क्या होता है, लिंगा। तो वर्शिप वाज जो थी यहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रेविलेंट तो थी, बिकॉज हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं मिला है कहीं पे भी थ्रू आउट एनी साइट। नेचर वर्शिप ज़्यादा मिलती थी, ट्रीज़ वगैरह को, मान लो पीपल को पूजते हो जैसे वैदिक काल में भी कहीं पर किया जाता था। एनिमल्स वगैरह को हड़प्पन्स मान लो पूजते होंगे, तो वो सब ज़्यादा मिलता था। राइटिंग सिस्टम की बात करें तो पिक्टोग्राफिक है, पिक्चर्स भी उसमें है, ग्राफ भी उसमें है। रिटन इन बोस्ट्रोफेडियन स्टाइल, मतलब कि राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, लेफ्ट से राइट में लिख रही हूँ, या पढ़ भी हम कैसे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हमारा राइट है, ये लेफ्ट है। बट इसमें उल्टा था, इसमें राइट से लेफ्ट पढ़ा जाता था। कैसे समझ में आया, क्योंकि राइट से जब लिखते थे तो काफ़ी स्पेस होता था, कई बार लेफ्ट में कम स्पेस रह जाता था तो उसको बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखा जाता था। तो हमें समझ में इस तरीके से आ गया कि हाँ, राइटिंग जो थी वो एक्चुअली में राइट से लेफ्ट में लिखी जाती थी। एंड देन सेकेंड लाइन जब आती थी, पहले राइट से लेफ्ट लिख रहे हैं, देन यहाँ से लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमने क्या देखा है, प्रोसेस देखा है। तो इसी को बोला जाता है बोस्ट्रोफेडियन स्टाइल। नाउ हाउएवर इट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड यट, तो अभी तक ये समझ में तो हमें नहीं आया। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं तो कोट दीजी पाकिस्तान में देखा है, हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है, मांडा हमने देखा है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, देन रोपर इज़ इन पंजाब ऑफ इंडिया, देन मोहनजोदारो को देख पाएंगे, ये फिर से पाकिस्तान में है। इसी के ऊपर हमें कोट तीजी मिलता है जो कि पाकिस्तान में है। यहीं पे हमें चहुंद्रो मिलता है जो कि अगेन पाकिस्तान है। अब चहिंद्रो से हमें पंचतंत्र की जो स्टोरीज वगैरह वो मिलती थी, और एक तरीके से ट्रेडिंग साइट यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। इसी में हम सुख्ता गंदौर को भी देखते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ही है। फिर पादा बैट देखेंगे जो कि पड़ता बेट गुजरात में मिला है। फिर गुजरात में एक दसालपुर भी मिला है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुजरात में मिला है दैट इज़ लोथल जो कि है। उसके अलावा धोलावीरा भी जो है वो गुजरात में ही साइट मिली है। कालीबंगन को हम राजस्थान में देखेंगे। अमालगिरपुर जो है वो हमें यूपी में मिलता है, ईस्टर्न मोस्ट ये साइट्स है। और मांडा जब हम बात करते हैं तो वो नदर्न मोस्ट साइट है। सुतका गेंडार की बात करते हैं तो वेस्टर्न मोस्ट साइट्स है। दाइमाबाद को देख पाएंगे जो कि सदर्न मोस्ट साइट हमें हड़प्पन्स की मिली है जो कि महाराष्ट्र में है अभी तक। फिर राखीगढ़ी को देखेंगे जो कि बिगेस्ट साइट है इंडिया के अंदर, हिसार में, हरियाणा में हम इसको देख पाते हैं। और इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जिनका हमने डिस्कशन किया। अब लोथल की बात कर लेते हैं तो लोथल जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है
डेवलप इन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट द लोथल, गुजरात के अंदर ये है। अब देखो यूनियन कौन कर रहा है ये याद रखना है, तो कैबिनेट ने इम्प्रूव किया है, अंडर किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आएगा, और साथ ही में इसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, सो दैट टूरिज्म को भी प्रभाव भी यहाँ पर मिले, यानी कि बढ़ावा दिया जा सके, ट्रेड वगैरह भी ज़्यादा हो। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, NMHC, ठीक है। NMHC जो है वो डेवलप किया जा रहा है अंडर सागरमाला प्रोग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि किस प्रोग्राम के ये अंडर आता है, इट इज़ कमिंग अंडर द सागरमाला प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में आकर कर रही हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो लोथल जो था वो एक्चुअली में लोकेटेड है भोगावो एंड साबरमती रिवर के अंदर, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के काफ़ी नज़दीक है, तो हमें देखने में कोई दिक्कत यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। ये गल्फ ऑफ खंबात हम देख पाते हैं और ये गल्फ ऑफ कच्छ हम देख पाते हैं ऊपर, ठीक है, तो खंबात के पास में है। उसके अलावा जो 3 साइड है गुजरात में वो गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर हम देख पाएंगे, बट दिस इज़ द ओनली वन साइड जो नीचे है। It is prominent city of Indus Valley civilization had the oldest man-made dry dock। तो dry dock अगेन वही हमें समझ में आता है कि देखो ये एक तो ओल्डेस्ट है, दूसरी बात यहाँ पर पोर्ट का था कि आप चाहें तो यहाँ से एक्चुअली में बोट लेकर बाहर भी जा सकते थे, तो लोग यहाँ पर आते थे एक तरीके से। डिस्कवरी जो है ड्राई डॉक की लोथल के अंदर वो इंसाइट देती है नॉलेज ऑफ टाइड्स की, विंड्स की, अनदर नॉक्टिकल फैक्टर्स जो इस टाइम पे थे कि कैसे विंड्स चलती थी, टाइड्स कैसे आती थी, समुद्र तो हमेशा से ही था। NMHC की बात करें तो इसका एम है कि इंडिया के रिच मैरीटाइम हेरिटेज जो है उसको एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट तक यहाँ पर दिखाए। की प्रोजेक्ट की बात करें तो NMHC जो है वो एक वर्ल्ड क्लास लाइट हाउस म्यूजियम यहाँ पर बनने वाला है, जो कि कोस्टल स्टेट पेवेलियन होगा, एक मैरीटाइम थीम इको रिजॉर्ट भी यहाँ पर बनाया जाएगा। इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज की बात करें तो अर्ली डेज में 3000 से 2000 BC में हम देख सकते हैं कि IVC जो था उसका मैरीटाइम ट्रेड लिंक होता था मेसोपोटामिया के साथ में। वैदिक एज की बात करें तो कि 2000 से 500 BC के बीच में हम रखेंगे, ये अर्लीस्ट रेफरेंस है मैरीटाइम एक्टिविटीज़ की ऋग्वेदा के अंदर। देन एज ऑफ नंदाज एंड मौर्याज आएगी 500 से 200 BCE, जिसमें नेवी जो है मगध किंगडम की, वो वर्ल्ड की फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इंस्टांस जो है नेवी का, वो हमें मानना पड़ेगा। तो मगध में मौर्यंस के पास में खुद की अपनी नेवी होती है, तो उसके बाद तो फिर इम्पीरियल चोलाज आएंगे अपनी नेवी को लेकर, तो वो तो फिर बात की बातें होंगी। तो इसके बाद हम देखेंगे सतवाना डायनेस्टी को, जो कि 200 BCE से 220 AD थी। पहले इंडियन की जो नेटिव यहाँ पर हम इंडियन नेटिव रूलर्स जो हैं जिन्होंने कोइंस को इशू किया था और जिसके अंदर शिप्स को दिखाया था, वो एक्चुअली में सतवानाज ही थे। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो 320 से 500 AD के अंदर यहाँ पर पोर्ट जो थे उनको ओपन कर दिया गया था, ताकि मैरीटाइम ट्रेड यूरोपियंस के साथ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में यहाँ पर रिवाइव किया जा सके। मराठास की बात करें तो शिवाजी के समय पे जो मराठा है उन्होंने अपनी नेवी को हेल्ड किया था पोर्तुगीज़ के साथ में और ब्रिटिश के साथ में फॉर 40 ईयर्स, तो उन्होंने बना के रखी अपनी नेवी और इनके साथ में लड़ाई भी की। अब शिवाजी ने ही एक एक्चुअली में कोस्टल फोर्ट भी बनाया था, विजय दुर्ग या फिर सिंधु दुर्ग जिसको बोला जाता था, तो ये उन्होंने काम किया था, ये याद रखना है। कन्होजी आंग्रे की बात करें तो उन्होंने सारकेल के ऊपर मराठा फ्लीट जो है 1699 में वहाँ पर उन्होंने एक्चुअली में टुक ओवर किया था और उन्होंने रिकैप्चर कर लिया था फोर्ट्स को, जो भी मराठाओं के नेवी के द्वारा यहाँ पर जो लॉस्ट हो गए थे सिद्धीज़ को, तो मराठा नेवी ने ही उनको वापस यहाँ पर पाया था। सदर्न डायनेस्टीज़ की बात करते हैं तो इंपीरियल चोलास वर देयर, जो कि 3rd सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक रहते हैं, काफ़ी बड़ा ये टाइम फ्रेम और इसी वजह से इनको ज़्यादा इज्जत भी दी जाती है। उन्होंने मैरीटाइम ट्रेड जो है सदर्न ईस्ट जो एशिया है उनके साथ में बढ़ाया, इंडियन कल्चर को यहाँ पर बढ़ाते हैं, इंडोनेशिया तक लेके जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ तक काम किया था। पांड्यास जो कि 6 से 16th सेंचुरी तक रहेंगे, वो एक्चुअली में ट्रेड लिंक बनाते हैं रोम, इजिप्ट, चाइना के साथ में, और साथ ही में पाल फार्मिंग जो थी उसके ऊपर भी कंट्रोल करते हैं। चेरास की बात करें तो ये ट्रेड करते हैं ग्रीक एंड रोमन्स के साथ में और यूटिलाइज करते हैं मॉनसून विंड्स को ट्रेड रूट के थ्रू, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। कुछ अदर साइट्स की बात कर लेते हैं जो न्यूज़ में थी, तो न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग इन गोवाज मॉक्सी विलेज, देखो क्या बोल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना उन्होंने कंफर्म किया है कि एक न्यूलिथिक एज की रॉक जो है वो गोवा के मॉक्सी विलेज में मिली थी। अब न्यूलिथिक एज का देखो, हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें पैलियोलिथिक
के बारे में पता चलता है। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टीन पैलियो मतलब कि जो काफ़ी प्राचीन है। देन हम मेसोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं, देन हम नियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। मेसोलिथिक पैलियोलिथिक एक ऐसा समय था जिसमें अपने अपने अलग करेक्टरिस्टिक्स हमें इसके दिखने को मिलते थे। पैलियोलिथिक जब हमने स्टोन का केवल यूज़ करना ही सीखा था, काफ़ी बड़े बड़े हमारे हथियार थे, उनमें शार्पनेस वगैरह नहीं होती थी, बस एक ऐसा हमने स्टोन उठाया और मार दिया, वो वाला सिचुएशन था। मेसोलिथिक ऐसा हुआ कि ये समय ऐसा आया कि इसमें हमने हथियारों को अपना शार्प करना शुरू कर दिया, छोटे बनाना शुरू कर दिया, पर्टिकुलर बनाना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ मांस को फाड़ने के लिए हथियार बनाया गया है, ये पेड़ों को काटने के लिए बनाया गया है, लेकिन यूज़ किसका हो रहा है बेबी, स्टोन का हो रहा है। न्यूलिथिक एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा जिसमें हमें एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे। उससे पहले हम ज़्यादातर क्या कर रहे थे, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, पेस्टोरल लाइफ लीड कर रहे थे। बट नाउ इट वाज द टाइम जब हमने एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया और यहीं से जो सेटलमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो नियोलिथिक साइट गोवा के मॉक्सी विलेज में देखने को मिली है, जो कि रॉक कार्विंग उसके ऊपर हुई है और उसके अंदर मेटा बसाल्ट रॉक से बना हुआ हमें जो रॉक है वो दिखाई देता है जारमे रिवर के आसपास पर। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि गोवा के अंदर क्या है, जारमे रिवर बहती है। द कार्विंग आर ऑफ एनिमल्स है, जैसे कि बुल्स वगैरह, एंटीलोप वगैरह और फुटप्रिंट हमें यहाँ पर मिलते हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की बात कर लेते हैं इंडिया में, क्योंकि कार्विंग की गई। अब देखो जब उस टाइम पे ह्यूमंस जो थे उनको बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह तो करनी नहीं आती थी, तो वो अपने हाथ वगैरह छाप देते थे कलर्स को वहाँ पे करके, या फिर यूजुअली क्या करते थे कि कोई जानवर छाप दिया है, उनको पता होता था, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे बट कुछ कुछ इस तरीके से पेंटिंग बना देते थे। शिकार करते हुए अपनी पेंटिंग बना लेते थे, कुछ यहाँ पे सर पे बांधा हुआ है, कुछ लेके चल रहे हैं, तो सेम टू सेम इसी तरीके से उनकी पेंटिंग्स दिखती थी। देखो प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड था, जिसमें हम देखेंगे पैलियोलिथिक भी 3 भाग में बटा हुआ था, जिसमें हम देख पाते हैं यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक, जिसमें हम जो लोअर पैलियोलिथिक है उसको देखेंगे जो सबसे पहले आता है, देन मिजो पैलियोलिथिक जो कि बीच में आ रहा था, देन अपर आता था। तो जो थर्ड वाला था ये क्या है कि इंडिया में अर्लीस्ट पेंटिंग जो है वो एक्चुअली में इस पीरियड में रिपोर्ट हुई थी। इसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी, लीनियर अगेन इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन, और ये भी ग्रीन एंड डार्क रेड के अंदर किया जाता था, जिसमें एनिमल के फिगर्स बनाए जाते थे, एलिफेंट, टाइगर्स वगैरह, ह्यूमंस के अलावा। और साइट्स की बात करें तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में ज़्यादा हमें मिला है, ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश के अंदर भी हमें ये मिला है देखने को। मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग हमें इसी पीरियड से दिखाई दे रही है। इसमें ह्यूमंस के सीन को काफ़ी दिखाया गया, जिसमें वो ग्रुप्स में हंटिंग कर रही हैं या फिर कम्युनिटी में डांस वगैरह करेंगे, ये सब हमें देखने को मिला है। एनिमल्स को नेचुरलिस्टिक स्टाइल से पेंट किया गया है और ह्यूमंस को स्टाइलिस्टिक मैनर में पेंट किया गया। इससे पहले ह्यूमंस को कैसे बनाया गया है भीमबेटका में, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा स्टिक की तरीके से हमें दिखा दिया है, लेकिन देख के समझ में आता है कि ये ह्यूमन से रेलिवेंट है। आप लोग भी समझ रहे हो ना अभी देख के। एनीवे साइज की बात करें तो देखो मेसोलिथिक जो है वो पच्चामराही एंड आदमगढ़ हिल्स जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर नियोलिथिक चैल्कोलिथिक पीरियड आता है, इसमें पॉटरी वगैरह बनना शुरू हो गया है, मेटल के टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर अब जो विविडनेस थी, जो वाइटलिटी थी, वो डिसअपेयर होने लगी है पेंटिंग्स के अंदर। प्रीडोमिनेंट कलर का इस्तेमाल होता है वाइट एंड रेड का, और इनको बनाया भी कैसे जाता है, हेमेटाइट और लाइमस्टाइन को। लाइमस्टाइन पता है ना आपको, चूना पत्थर होता है, तो हेमेटाइट भी हम देखते हैं कि ऐसी आयरन से रिच जो होगी पत्थर, रॉक्स वगैरह उससे निकलेंगे, और फिर ये हेमेटाइट जो है क्योंकि आयरन से रिच है, रस्ट लगेगा हवा के साथ में, और कलर कहीं ना कहीं इनका रेड हो जाता है। तो जब आप इनको घिसाएंगे तो 2 कलर मिलेंगे, वाइट एंड रेड। और मैन जो है वो एडवेंचरियस इस समय पे ज़्यादा दिखने शुरू हो गए हैं, एनिमल्स काफ़ी यूथफुल एंड मेजेस्टिक दिखने शुरू हो गए हैं। शुरू नहीं हुए हैं, बस पेंटिंग में हमें ये दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि समय के साथ वो बदलना शुरू हो गए, नो नो नो। एनीवे साइट्स यहाँ पर देखेंगे तो चंबल का रीजन जो है मध्य प्रदेश का, साथ ही में दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में, उन सब जगह पर हम इसको ज़्यादा देख पाएंगे। चलो अब फिर दूसरी साइट की बात करते हैं जो कि है श्रीकाकुलम। अब ये क्या है देखो, सेवरल हिस्टोरियंस, एकेडमिक्स, राइटर्स, हेरिटेज इंथुजियास्ट हैव वर्किंग डिलीजेंटली टू रिस्टोर द प्रोमिनेंस ऑफ श्रीकाकुलम फॉरगॉटन हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करें तो देखिए इसका एक पहले नाम होता था जिसको शिकाकोल बोला जाता था, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रिजिम में इस्तेमाल होता था।
इट वॉज वंस पार्ट ऑफ कलिंगा डायनेस्टी। 3rd सेंचुरी BCE की बात हो रही है। कलिंगा कौन है सी डायनेस्टी थी जिसको अशोका ने हराया था ना। आफ्टर दैट जब उसको लगा कि ये तो महाविनाश हो गया है और बुद्धिज़्म की तरफ वो जाते हैं, फिर वो उसका पश्चाताप भी करते हैं। द पॉइंट इज़ कि लेटर इट केम अंडर गजापति किंगडम। तो फिर बाद में किसके अंडर आ जाता था? गजापति के अंडर आता है, जो कि मेडिवल पीरियड में यहाँ पर थे। और उनके बाद में ये ईस्टर्न चालुक्यास जब आते हैं वेंगई के अंदर, तो उनके अंडर आ जाता है। इट वॉज पार्ट ऑफ काकतिया एंड विजयनगर एम्पायर, तो उनके अंडर भी आता है। एनीवे द पॉइंट इज़ कि कल्चरल साइट है। क्यों? क्योंकि एक तो बुद्धिस्ट साइट है, यहाँ पर शालिहुदान बुद्धिस्ट जो है वो सुमात्रा के अंदर जाते हैं, यहाँ पर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते हैं। ईस्टर्न कंट्रीज़ में यहीं से स्प्रेड किया गया था, धंतापुरी वगैरह। ये जैनिज़्म की भी साइट इसमें है, क्योंकि यहाँ पर हम तंगा माइको कोंडा एंड रोता वलसा को भी देख पाएंगे, ऐसे विलेजेस को। हिंदू भी टेम्पल मिलते हैं जिसमें हम श्री मुख लिंगम और श्री कुमारम अरसावली ये सब देखेंगे। न्यूलिथिक एरा की केव्स मिलती हैं जिसमें नंदी हिल्स को देखेंगे। कलिंगा डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। अब यही था इतना। तो देखो रीजन जो है आज के समय का ओडिशा और कुछ पार्ट जो आंध्र प्रदेश के हैं वो उसमें आते थे। मौर्यन कॉन्क्वेस्ट जो कि कलिंगा वार हुआ था 261 BCE में, जहाँ पर एम्परर अशोका जो मौर्यन एम्पायर के उन्होंने कलिंगा को जीता एंड उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज़्म में ड्यू टू वॉर्स की ब्रूटुअलिटी की वजह से। की रूलर्स इसमें कौन कौन होते थे? खारावेला जो कि 2nd सेंचुरी BCE में थे, वो अपने कल्चरल पैट्रोनेज के लिए जो जैनिज्म को वो देते थे उसके लिए काफ़ी फेमस थे, जिसमें उदयगिरी एंड खांदगिरी ये यहाँ पर केव्स आती थी। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो भी उनके बारे में, उनके रेन के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप याद रखें कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा था। नाउ ये है उदयगिरी और खानगिरी की कुछ केव्स वगैरह जो कि पत्थर को काट के इस तरीके से घर टाइप ही बनाया यहाँ पर गया था। उदयगिरी एंड खांदगिरी केव्स की बात करें तो ये केव्स जो है वो 2 एडजेसेंट हिल्स के ऊपर है। एक उदयगिरी हिल है, एक खांदगिरी हिल है, उस पर ये मिलती हैं। और मेंशन है कुमारी पर्वता। अगेन ये कहाँ पर है? कुमारी पर्वता के नाम से मेंशन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अंदर। बिल्ट कुमारी माउंटेन रेंज के ऊपर बनाई गई थी। अर्लीस्ट एग्जाम्पल है रॉक कट केव ट्रेडिशन का उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। दे वर बिल्ट अराउंड 2nd सेंचुरी BCE बाय किंग खारवेला ऑफ मेघवाना डायनेस्टी ऑफ जैना मॉन्क्स। उदयगिरी केव्स जो है वो काफ़ी फेमस थी हाथीगम्पा इंस्क्रिप्शन के लिए, विच इज़ कार्व्ड ऑन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे लिखा गया है और मिलिट्री कैंपेन्स को दिखाता है अंडर खारावेला के, तो उन्होंने इसको लिखवाया था। देर आर अदर सेट्स ऑफ वैष्णवाइट केव्स जो हमें देखने को मिलती हैं जो कि गुप्ता पीरियड से हैं, जो कि उदयगिरी में ज़्यादा मिलेंगी और विदिशा जो है मध्य प्रदेश में उसमें भी हमें देखने को मिलेंगी ना। उड़ीसा के अंदर ना एक डायमंड ट्रायंगल भी है, अभी काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये क्योंकि उदयगिरी है तो उसी से रिलेटेड है। इसमें 3 साइट्स आती हैं जिसमें हम रत्नागिरी को देख पाएंगे, ललितगिरी को देख पाएंगे, उदयगिरी को देख पाएंगे। उदयगिरी जब हम देखेंगे तो देख पाएंगे कि ये सबसे प्राचीन है, ललितगिरी उसके बाद, रत्नागिरी सबसे रिसेंट। लेकिन रत्नागिरी इज़ द लार्जेस्ट साइट जहाँ पे बुद्धिज़्म के रेलिवेंट हमें क्या मिला है, बहुत सारे एक्सकवेशन हो रहे हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो अभी करंटली न्यूज़ में था, याद रखने का है। और क्योंकि ये तीनों ही साइट्स उड़ीसा के अंदर ही हैं, सो हमारे लिए अगेन इम्पोर्टेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन तेलंगाना। रिसेंटली न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन फाइंड डिस्कवर्ड इन तेलंगाना। अबाउट दिस साइट्स की बात करते हैं तो देखिए ओरा गुत्ता इसका नाम है, एक आयरन एज मेगालिथिक ये साइट है। मेगालिथिक क्या होता है? मेगालिथिक यानी कि एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर यहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्टोन के टुकड़े को यूज़ किया जाता था फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसको दिखाने के लिए, मे बी टेरिटरी के लिए, या फिर बहुत सारे स्टोन को इस्तेमाल कर दिया, बड़े बड़े रखे हुए हैं, कोई डेड बॉडी बीच में दफनाई गई है तो वो उसको दिखा रहा है बुरियल प्रैक्टिसेस को। तो कहीं ना कहीं वो जो समय था वो मेगालिथिक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसमें 2 नो रोक है साइट्स हैं जो कि एक मिलती है दमारता गोगू कुंडाला मंडल बहादरी कोथा गुंडेम डिस्ट्रिक्ट। दूसरा यहाँ पर है देवाराला बंदामुला। ये ओनली डिपिक्शन हमें यहाँ पर एनिमल्स के मिलते हैं और कोई ह्यूमंस का या वेपन्स का हमें यहाँ पर कोई भी वो नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिले हैं ना। यूजुअली इस रीजन के अंदर एक टाइप ऑफ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट मिलता है जिसको डोल्मेनॉइड किस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिस्ट।
डोल्मेनॉइड सिस्ट जो होते थे वो चैम्बर टॉम्ब होती थी विच आर सेमी सबटेरियन। अगेन वही चैम्बर के करके एक टॉप बनाई गई है, ऊपर वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स रखे गए हैं, कई बार 5 रखे गए हैं, कई बार 7 रखे गए हैं पत्थर्स को, तो वो था। अब 3 बेसिक टाइप ऑफ मेगालिथ होते थे जिसमें चैम्बर टॉम्ब हो गई है, दूसरी अनचैम्बर टॉम्ब होती थी, इसके ऊपर कुछ रखा नहीं गया, सीधा ही ऐसे है। तीसरी मेगालिथ्स होते थे नॉट कनेक्टेड विद ब्यूरियल, जो कि ब्यूरियल से कनेक्टेड थे ही नहीं, बट मोस्टली ये थे। अब देखो ना 2 तरीके के ये हैं और कुछ ऐसे होंगे जिसमें ब्यूरियल से रेलिवेंस नहीं थी। लीव अ सेमी नोमेडिक लाइफ, यहाँ पर जो लोग होते थे सेमी नोमेडिक लाइफ जीते थे। नॉट कॉलोनाइज एट वन प्लेस एट डिफरेंट रिजर्व फॉरेस्ट, तो वो सब था। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पाहनीगिरी को। तेलंगाना में ये मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम, याद रखना है, ये अनअर्थ किया है कोइन इनको मिला है जो कि पाहिनीगिरी साइन सूर्यापेटा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है तेलंगाना में, जो कि इक्सावाहु पीरियड से बिलोंग करता था। अब आप पाहिनीगिरी की बात करें तो देखिए पाहिनीगिरी का मतलब होता है हिलोक ऑफ स्नेक हुड, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, स्नेक्स होंगे। इट इज़ अ बुद्धिक साइट लोकेटेड 110 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद। Excavation here have unearthed Mahastupa, Chaityagraha, Viharas, lifestyle stucco, Bodhisattva, Brahmi label inscription, Satavahanas, इश्कुवको जो कि 2nd और 3rd AD के अंदर यहाँ पर रहे थे। द थ्रोना पैनल शोज द बोथ महायान एंड हीनयाना सेक्ट, दोनों के दोनों को एग्जिस्ट यहाँ पर करते थे। याद रखना है पाहिनीगिरी कहाँ है, तेलंगाना के अंदर। बुद्धिज़्म से ये ज़्यादा रेलिवेंट है। फिर देखते हैं बावीकोंडा मोनेस्ट्री आ गया, तो अगेन बुद्धिज़्म से थोड़ा रेलिवेंट हो गया। ड्यू टू बजट कांस्टेंट इन रिसेंट यूनियन, बावीकोंडा मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द साइट स्टिल रिमेन सब ऑप्टिमल, यानी कि बहुत अच्छे से उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ शालीहुंदम, तोतकलंडा, बवीकोंडा, बोजानकोंडा, अमरावती, तो ये 5 हम इनको देख पाएंगे, उसका पार्ट है। अनूपु इन आंध्र प्रदेश, बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई थी स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर के, बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर ये आता है जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम में हमने रखा गया है कि हाँ इसको हम करेंगे। नाउ बावीकोंडा मोनेस्ट्री की बात करें तो बावीकोंडा जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेम जो है बावीकोंडा उसका मतलब ही होता है हिल ऑफ वेल्स, और अर्लियर द प्लेस हैड सेवरल वेल्स विच रेन वाटर यूज टू बी स्टोर्ड। तो बावीकोंडा यानी कि बहुत सारे यहाँ पर क्या बने हुए हैं, कुएं बने हुए हैं जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था। बावीकोंडा मोनेस्ट्री डेटेड बैक टू 3rd century BCE। इट हैज़ अ थेरावेदा हिनयाना बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रक्चर लाइक महास्तूपा, आचार्य विहारा, चैत्यग्रह, बुद्धा पाड़ा प्लेटफॉर्म्स, वोटिव स्तूपा, ये सब हमें इसमें देखने को मिलता था। एनीवे पर्सनैलिटीज़ को हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे भगवान महावीर जैन से, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ढंग से पढ़िएगा, सुनिएगा, उसके बाद हो सके तो एक बार जाकर दोबारा PT 365 से ही रिवाइज़ करिएगा, सो दैट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बन सके। चलिए अभी मैं चलती हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर से मिलते हैं इसी वीडियो में इसी समय पे, तो बाय बाय।